वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं हिंदी काव्य के इस क्लास में। हिंदी काव्य आपको बता दूं कि बीए जब आप प्रथम सेमेस्टर में होते हैं, यानी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको हिंदी काव्य पढ़ना होता है। हिंदी काव्य का मतलब होता है हिंदी साहित्य का ही एक भाग होता है हिंदी काव्य, यानी जिसमें आपको कविताओं के बारे में पढ़ना होता है हिंदी के, ठीक है। और एक होता है हिंदी गद्य। तो हिंदी काव्य फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में आप कार्यालयी हिंदी पढ़ना है आपको, और थर्ड सेमेस्टर में आपको हिंदी गद्य पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी अनुवाद पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार से फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी आपको हिंदी के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी ग्रहण करनी है। तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, हिंदी लिए हुए होते हैं, तो आपको एक प्रकार से हिंदी काव्य के बारे में पढ़ना होता है। तो बीए प्रथम सेमेस्टर के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे हिंदी के आज की वीडियो के माध्यम से, और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आपको बता दूं कि 20 तारीख को, यानी कि कल आपकी परीक्षा है। किसकी भाई? तो चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय की परीक्षा है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा यह वीडियो। तो आप सभी लोग एक प्रकार से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट कम्युनिटी में पोस्ट भी कर दी, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जो पहली वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा, और बाकी वीडियोज़ में आप जो है क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। CCSU का क्वेश्चन पेपर भी डाला हुआ था हमने। और इसके अलावा आपको बता दूं कि महासंग्राम वीडियो अगर आप देख सकें तो देख लीजिएगा, अगर नहीं देख पा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जब तक आपके पास टाइम है तो आप सारी वीडियो देख लीजिए। इसलिए मैंने सुबह ही कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था। तो अगर आप लोगों ने देख लिया तो बहुत अच्छी, नहीं देखा है तो आप एक बार रात में देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी यह वीडियो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, इसीलिए मैंने सोचा कुछ रिविजन आपका करवा दिया जाए परीक्षा के अंत समय में। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो हिंदी काव्य आपको पढ़ना होता है, और हिंदी काव्य में क्या क्या जानना है, कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ना है, उसी के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हिंदी काव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स। तो देखिए पेपर आपका जो होगा वो 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनको आपको 50 शब्दों में करने होंगे, ठीक है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग पैटर्न होता है, तो ये पैटर्न बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मुझे, तो इसीलिए हमने 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, और 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों को। और आपको जो व्याख्या वाला प्रश्न पूछेगा वो व्याख्या ऑलरेडी हमने सारे सब्जेक्ट मतलब कि सारे चैप्टर की व्याख्या बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल पर ही उसी प्लेलिस्ट में वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रासो साहित्य। रासो साहित्य के बारे में बताएं तो रासो साहित्य की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कि ये आदिकालीन साहित्य में ही रासो साहित्य जो है एक पार्ट है। आदिकाल की अगर बात की जाए तो आदिकाल खास करके ये खास करके क्या रहा, इतिहास में इतने विरोधों और अंतर्व्याघातों का युग जो है शायद ही भारतवर्ष के साहित्य में ऐसा मिला हो दूसरा कोई, यानी ये विवादाग्रस्त कालखंड माना जाता है आदिकाल को, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी मत है। चूंकि आप देखिएगा डॉक्टर ग्रियर्सन जो है इसको चारण काल कहते हैं, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल कहते हैं आदिकाल को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी इसको आदिकाल नाम देते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसको संधि काल नाम देते हैं और चारण काल भी कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है वीर काल की संज्ञा देते हैं। तो आप देखिएगा कि इस प्रकार से, और आचार्य शुक्ला जी ने इसको वीर गाथा काल कहा, ठीक है। तो वीर गाथा काल उन्होंने इसलिए कहा था इसको रासो मतलब कि रासो साहित्य की वजह से ही कहा था, चूंकि रासो साहित्य में वीर गाथात्मक चीज़ें थी, मतलब कि वीरता पूर्वक चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो आदिकाल में क्या रहा भाई कि आदिकाल में जो खास करके उसको वीर गाथात्मक काल या वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल इसीलिए कहते हैं चूँकि उसमें रासो साहित्य की प्रधानता है। आपको बता दूं कि आदिकाल मुख्य रूप से आप देखिएगा इसके 3 जो है पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो धार्मिक साहित्य लिखे जा रहे थे, एक लौकिक साहित्य लिखे जा रहे थे वीर गाथा काल में यानी आदिकाल में, और एक प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य भी लिखे जा रहे थे, ठीक है। तो जो धार्मिक साहित्य लिखे जा रहे थे उनमें जैन साहित्य की प्रधानता, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ये सब लिखे जा रहे थे। लौकिक साहित्य में आपको पता होगा तमाम प्रकार के लौकिक ग्रंथ भी लिखे जा रहे थे, जैसे ढोला मारू दोहा एक ग्रंथ हो गया। इसके अलावा और भी ग्रंथ थे, जयप्रकाश जस मतलब कि जयप्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, ये सब रचनाएं लिखी जा रही थी। बसंत विलास रचना लिखी जा रही थी। खुसरो की पहेलियाँ भी इसी समय लिखी जा रही थी। मुल्ला दाऊद की रचना चंदान भी इसी समय की है। तो तमाम प्रकार के यानी विविध प्रकार के यानी विभिन्न साहित्य इसमें लिखे जा रहे थे कई प्रकार के। तो उसी समय जो प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य जो लिखा जा रहा था उसी को रासो साहित्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और सभी रासो ग्रंथ जो है वो प्रशस्ति परक और वीर भाव से भरे पड़े हैं। उसमें से नाम आप लिख सकते हो जैसे कि पृथ्वीराज रासो का,
खुमान रासो का, इसके अलावा हमीर रासो, बीसलदेव रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो, ये सब जो है इसी खंड में आते हैं प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य में, और रासो साहित्य यही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, एक अच्छे आलोचक माने जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, तो वो कहते हैं कि रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि जिनके मतलब उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा देते थे। तो यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है और भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक पाई जाती है। यानी कि आप देखिएगा कि वीरगाथात्मक जो रचनाएं हैं या जो भी ये रासो ग्रंथ है, चाहे पृथ्वीराज रासो की बात की जाए, खुमान रासो की बात की जाए, या हमीर रासो की बात करें, बीसलदेव रासो की बात करें, विजयपाल रासो की बात करें, परमाल रासो की बात करें, तो इसमें उस समय के राजा के बारे में तो लिखा ही है और मध्यवर्ती राजाओं के बारे में भी इसलिए लिखा हुआ मिलता है चूँकि जो उनके वंशज हुआ करते थे राजा के, वो अपने बारे में भी उसमें लिखवा दिया करते थे। ठीक है, तो एक प्रकार से ये रासो साहित्य की प्रधानता के कारण से आचार्य शुक्ल जी ने इसको वीरगाथात्मक या वीरगाथा काल कहा। ठीक है, वीरगाथा काल इसको नाम दिया, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके कई नाम है, मैंने आपको बता दिया था। इसके सबसे पहली बात विविधतापूर्ण साहित्य है। आदिकाल की अगर विशेषताएं पूछे तो विविधतापूर्ण साहित्य है, प्रकृति का चित्रण भी किया गया है, वीर और श्रृंगार रस का समन्वय भी आपको मिलेगा, युद्धों का सजीव चित्रण भी एक प्रकार से यहाँ पर आपको प्रस्तुत मिलेगा। ठीक है, और बाह्य आचार्यों का खंडन किया गया है, अंतर साधना पर बल दिया गया है। आदिकालीन साहित्य में आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा भी करी गई है। अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब कि खूब बढ़ा चढ़ा करके अपने जो शासक थे, अपने आश्रयदाता थे जिनके यहाँ पर रहते थे कवि लोग, उनकी बड़ाई खूब ज़बरदस्त तरीके से किया करते थे। वीर रस की प्रधानता आपको दिखेगी। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना यहाँ पर संकुचित आपको दिखेगी, यानी बहुत कम राष्ट्र, यानी कि एक व्यापक राष्ट्र, यानी एक जैसा आज का भारत है ऐसा नहीं था, छोटे छोटे राज्यों में पूरा बटा हुआ था भारत, तो बस अपने राज्य को ही संपूर्ण देश समझना, ये राष्ट्रीय भावना इन लोगों की थी। लोक जीवन की अवहेलना की गई, केवल राजाओं के ही बारे में लिखा गया। आप देखते कोई गरीब दुखिया के बारे में वीरगाथा काल की रचनाओं में जानकारी नहीं मिलती, केवल राजा महाराजाओं के युद्धों के बारे में भी जानकारी मिलती है, और प्रेम कहानियाँ होंगी वो भी राजा महाराजाओं की, कोई आम जनता की प्रेम कहानी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, इतिहास की उपेक्षा भी आपको मिलेगी। कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जो कि एक प्रकार से प्रमाणिक नहीं है, उनके जो एक प्रकार से जो तथ्यात्मक जानकारी उसमें आपको मिलती है वो भी प्रमाणिक नहीं। ठीक है, रासो ग्रंथ की प्रधानता है इसमें। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें मैंने आपको बता दी जो कि आपकी समझ में आ गई होंगी निश्चित तौर पर। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ज्ञानासरी काव्य धारा के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। ज्ञानासरी के बारे में आपसे पूछ रहा है। ज्ञानासरी, अच्छा आपको बता दो, जो भक्ति काल आप पढ़ते हो तो भक्ति काल में दो शाखाएं आपको मुख्य रूप से पढ़नी होती है भक्ति काल में, एक तो निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। अच्छा, निर्गुण धारा जो है वो खास करके उसमें क्या बोलते हैं, निर्गुण में मतलब कोई ईश्वर का साकार नहीं होगा, यानी कि निराकार ब्रह्म की उपासना होती थी। सगुण धारा में आप देखते हैं ईश्वर के सगुण रूप की एक प्रकार से अवधारणा, जैसे राम और कृष्ण की पूजा वगैरह, यानी उनको एक साकार एक मूर्ति प्रदान कर देना और उस मामले में भगवान को की पूजा करना, तो सगुण धारा रही। निर्गुण धारा में आपको बता दूं कि निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी, अंतर साधना पर बल दिया जाता था, बाह्य आचार्यों का खंडन किया गया है, और भी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। हिंसा का विरोध मिलेगा आपको, निर्गुण ब्रह्म की उपासना मिलेगी, रूढ़ियों और बाह्य आचार्यों की निंदा करी है, अंतर साधना पर बल तो दिया है, गुरु की महिमा का और हरिनाम की महत्ता भी बताई है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरा पड़े गोविंदियो बताए। तो ये सब आपको निर्गुण धारा की विशेषताओं में आपको दिखेगा। तो निर्गुण धारा में ज्ञानासरी जो शाखा है उसके प्रवर्तक कबीरदास हैं, तो वही ज्ञानासरी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ज्ञानासरी के प्रमुख कवियों के नाम आपसे पूछ रहा है। तो ज्ञानासरी निर्गुण धारा की एक शाखा है, इसके अलावा जिसके प्रवर्तक कबीरदास हैं। प्रेमासरी जो ज्ञानासरी की दूसरी शाखा है उसके प्रवर्तक है मुल्ला दाऊद, जिसमें शेख निसार का भी नाम आता है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है, कुतुबन मंझन का नाम आता है। तो ये सब प्रेमासरी के शाखा के हैं। सगुण भक्ति शाखा की बात करें तो उसमें राम भक्ति शाखा जिसके प्रवर्तक तुलसीदास है। सगुण भक्ति शाखा का जो दूसरा पार्ट है कृष्ण भक्ति शाखा, उसके प्रवर्तक सूरदास जी हैं। तो कुल मिलाकर के भक्ति काल में दो पार्ट निर्गुण धारा सगुण धारा, निर्गुण धारा में दो पार्ट ज्ञानासरी और प्रेमासरी। ठीक है, सगुण धारा में दो पार्ट राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा। क्लियर, ये बात ध्यान रखिए। अब प्रश्न आपसे कह रहा है कि ज्ञानासरी शाखा जो है एक प्रकार से उसके प्रमुख कवियों के नाम लिखे। तो सबसे प्रमुख कवि कौन है भाई? कबीरदास है। कबीरदास की रचना कौन सी है? कबीर ग्रंथावली है और बीजक है। ठीक है, बीजक के कितने भाग है? तो 3 भाग है, साखी शब्द रमैनी, ये सब भी ध्यान रखिएगा।
दूसरे जो विद्वान हैं खास करके ज्ञानाश्रयी शाखा के, उनका नाम है रैदास या रविदास जिसको आप कहते हैं, ठीक है। रैदास की वाणी इनकी रचना है, इनका ग्रंथ है इनसे रिलेटेड। इसके अलावा दादू दयाल हैं, ठीक है। दादू दयाल की रचना है हर देवाणी या फिर अंगबधू, ये 2 रचनाएं आप देख सकते हैं इनके बारे में। इसके अलावा जो चौथे विद्वान आपको यहाँ पर मिलेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक, मतलब कि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत, वो सुंदरदास मिलेंगे। सुंदरदास ग्रंथावली है, सुंदर विलास इनकी रचना है। इसके अलावा गुरु नानक देव मिलेंगे, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब लिखा उन्होंने। इसके अलावा मलूक दास हैं, उनकी भी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि ज्ञान बोध, रतन खान, ठीक है, पुरुष दास, ऐसे तमाम सारी रचनाएं। इसके अलावा और बात की है चरणदास की, तो चरणदास जो है वो भक्ति सागर रचना उनकी है, और प्राणनाथ। तो ये सारे के सारे जो विद्वान हैं ये निर्गुण संत हैं, निर्गुण उपासक संत हैं, या ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में उनका नाम आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ज्ञानाश्रयी में तो ये हो गए। अच्छा, अगर यहीं पर आपसे यह भी पूछ लेता कि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों के नाम बताएं तो क्या लिखते, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। क्या जो प्रेमाश्रयी शाखा है या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा जिसको आप बोलते हैं, या सूफी काव्य आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसमें खास करके अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता था, प्रेम भावना भारतीय श्रृंगार भावना से खास करके आपको सूफियों की थोड़े भिन्न मिलेंगी। इसमें भारतीय श्रृंगार रचनाओं में विवाह, दाम्पत्य और सामाजिक जीवन की मर्यादाओं को स्वीकार करके चलने वाले जो गृहस्थ प्रेम है उसका वर्णन भी आपको दिखेगा सूफी काव्यों में। और कहीं ना कहीं पे इन लोगों का जो टेक्निक थी वो वही थी, लेकिन जो भाषा थी वो क्षेत्रीय भाषा को अपनाया, अवधी भाषा को अपनाया इन लोगों ने। और इसमें नाम आता है खास करके सूफी काव्यधारा में यानी प्रेमाश्रयी शाखा में सबसे विद्वान आदमी थे उसमें जायसी महोदय। जायसी महोदय की रचना है अवधी में लिखी गई, ठेठ अवधी में। पद्मावत बड़ी फेमस रचना है। अखरावट है इनकी रचना। इसके अलावा आखिरी कलाम भी इनकी रचना है जायसी की। दूसरे विद्वान का नाम लिख सकते हो, कुतुबन हो गए, ठीक है। तीसरे विद्वान मंझन। अच्छा, कुतुबन की रचना है मृगावती। मंघन की रचना है, मंझन की रचना है मधुमालती। और चौथे विद्वान है उस्मान। उस्मान की रचना आप लिख सकते हो चित्रावली। पांचवी विद्वान है आपके नूर मोहम्मद, इनकी रचना है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। तो ये तमाम प्रकार के विद्वान जो है प्रेमाश्रयी शाखा के। इसके अलावा मुल्ला दाऊद की चंदान बड़ी फेमस है। शेख रहीम की भाषा प्रेम रस, कासिम शाह की हंस जवाहिर, हुसैन अली की पुहपावती, शेख निसार की रचना यूसुफ जुलेखा जो कि आपको बीए थर्ड ईयर में पहले पढ़नी पड़ती थी। अवधी में लिखी गई एक प्रकार से बड़ी फेमस रचना यूसुफ जुलेखा, ठीक है। यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। तो ये ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा के कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न है, राम भक्ति शाखा या राम भक्ति काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो जो सगुण भक्ति शाखा थी उसके दो पार्ट थे, मैंने बताया था, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा की बात की जाए तो राम भक्ति शाखा में भगवान श्री रामचंद्र जी के एक प्रकार से पूजा, आराधना, मनन, चिंतन, भक्ति भावना से ओतप्रोत जो रचनाएं आपको मिलेंगी वही हैं। अच्छा, इसकी अगर प्रमुख कवियों के नाम पूछ लेता राम भक्ति शाखा के तो क्या बताते आप? गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बड़े फेमस कवि हैं वो और बड़े फेमस, उनको लोग भगवान की तरह भी पूछते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 रचनाएं प्रमाणिक है, जिनमें रामचरितमानस, विनय पात्रिका, दोहावली, कवितावली, बरवे रामायण, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, ये सारी रचनाएं तुलसीदास की बड़ी फेमस रचनाएं हैं। श्री रामचरितमानस तो मेरे हिसाब से उत्तर भारत में लगभग हर व्यक्ति के घर में रखी होगी, ठीक है, सभी लोग उसको पढ़ते हैं। दूसरे विद्वान है राम भक्ति काव्य परंपरा के अग्रदास। अग्रदास की रचना है ध्यान मंजरी। तीसरे विद्वान है नाभादास, उनकी रचना है भक्तमाल, ठीक है। इसके अलावा चौथे विद्वान आप लिख सकते हो जो है राम वल्लभा शरण, जिनको युगल बिहारड़ी भी बोलते हैं, इनकी भी रचना है। जैसे दर्दाष्टक रचना है, सदगुरु प्रेम प्रवाह रचना है, ठीक है। इसके अलावा प्रताप चंद चौहान, हृदय राम, लाल दास, जानकी चरण, ये सारी रचना जो है राम प्रिया शरण, प्रेम कली, ये सब विद्वान जो है राम भक्ति काव्य परंपरा से जुड़े रहे हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राम भक्ति काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो राम भक्ति परंपरा की बात की जाए तो गोस्वामी तुलसीदास के मानस को अगर केंद्र में रख ले और केवल उसको पढ़ ले तो पूरे राम भक्ति शाखा पर प्रकाश पड़ जाता है। सबसे पहली विशेषता लिख सकते हो आप कि राम के सगुण रूप की उपासना इसमें की गई है। भगवान राम जो है दशरथ जी के पुत्र हैं और उन्हीं की उपासना यहाँ पर जो है अनेक कवि अपने अपने हिसाब से करते हैं और भगवान राम जी के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि निश्चर हीन करहूँ मही भुज उठाए पनकीन,
और सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन, मतलब भगवान श्री राम जी सभी मुनि के आश्रम में जा करके सभी को एक प्रकार से सुख देते हैं और निश्चरहीन करो मही, भगवान श्री राम यह संकल्प लेते हैं कि मैं निश्चर विहीन कर दूंगा इस पृथ्वी को। और ये उन्होंने क्या कर लिया था, प्रण ले लिया था। ठीक है, जब निश्चरों की एक प्रकार से क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा अत्याचार लोग कर रहे थे, तो इसलिए भगवान जन्म लिए थे। आपको पता होगा भगवान मनुष्य अवतार में जन्म लिया था राजा दशरथ और माता कौशल्या के गर्भ से। ठीक है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और उन्होंने मर्यादा में रह करके और एक ऐसी लीला प्रस्तुत करी हमारे समक्ष कि आज हम आदर्श रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं। और बहुत ही एक प्रकार से हर मामले में आप देखिएगा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो जीवन में चीज़ें करी हैं उसमें किसी प्रकार का इफ बट कोई नहीं लगा सकता है। और निश्चित तौर पर उनके जैसा व्यक्तित्व मेरे हिसाब से और किसी साहित्य में आपको नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है, दूसरी विशेषता ये है राम भक्त शाखा की कि तुलसी के शक्तिशील सौंदर्य का चित्रण, तुलसीदास जी है जो राम के शक्तिशील और सौंदर्य का चित्रण करते हैं। ठीक है, और ख़ास करके वाल्मीकि से लेकर के तुलसी तक जो वनवासी राम जन सामान्य के आराध्य देव थे, जनजीवन के हृदय केंद्र में थे, उसके स्वरूप के स्थान पर रसिकों ने राम के रसिक स्वरूप को उजागर भी किया है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा जो है तुलसी की बाणी को राजा, रंक, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित सब समझ सकता है। सरल भाषा, ज़्यादा कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करते गोस्वामी जी, ताकि आम जनमानस भी समझ सके। जिस समय गोस्वामी बाबा ने रचना लिखी थी अवधी भाषा में, उस समय संस्कृत भाषा का बोलबाला था और लोग संस्कृत में ही पूजा पाठ वगैरह हुआ करता था। काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया था, काफ़ी पंडितों ने इनका, लेकिन फिर भी लोगों को पसंद आए तुलसीदास जी। और आज आपको पता होगा कितना क्रेज है तुलसीदास जी बाबा का। तो ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता आप लिख सकते हो विधि सम्मत धर्म आचरण का समर्थन किया। चौथी विशेषता लिख सकते हो भाई राम भक्त शाखा की ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय आपको मिलेगा गोस्वामी जी के राम काव्य के माध्यम से। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों को स्थापित करने का प्रयास किया उन्होंने। इसके अलावा समाज के विविध पक्षों का चित्रण आपको मिलेगा। इसके अलावा लोक आदर्श और लोक कल्याण की भावना आपको दिखाई पड़ेगी इसमें। ठीक है, सुमित्रा लक्ष्मण से कहती हैं छोटे भाई के कर्तव्य बताती हुई कि तात तुम्हारी मात वैदेही की हे लक्ष्मण, तुम्हारे जो तात हैं और तुम्हारी जो तात तुम्हारे जो राम जी हैं, मतलब वो आपके पिता के समान है। अब जब वन गमन को जा रहे होते तो सुमित्रा जी चूँकि लक्ष्मण जी की माता जी हैं, उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी को बताती कि आज से तुम्हारे तात भगवान श्री राम हैं और तुम्हारी माता कौन है, वैदेही यानी माता सीता हैं। तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांत सनेही, मतलब एक प्रकार से पिता राम है, माता जी सीता है और उन्हीं की भांति आज से तुम उनकी सेवा करो जा करके। जौ पै सिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछ नाही। हे लक्ष्मण, अगर राम जो है बन जा रहे हैं, अगर तुम्हारे माता पिता बन जा रहे हैं इस समय, जो मानकीकृत मैंने रूप प्रदान किया है आज, तो तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है, ये उन्होंने बताया। तो एक प्रकार से लोक आदर्श और लोक कल्याण की भावना इसमें आपको दिखेगी। गुरु के महत्व के बारे में बताया गया है। सेवक सेव्य भाव भक्ति भी यहाँ पर आपको दिखेगी, भाव व्यंजना भी दिखेगी, दार्शनिकता भी दिखेगी, प्रकृति चित्रण भी दिखेगा, प्रबंधात्मकता भी दिखेगी। खास करके राम भक्त शाखा में आप देखते हैं प्रबंध काव्य लिखे गए, रामचरितमानस जैसे बड़े बड़े काव्य। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका, अष्टछाप के कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका, अष्टछाप के कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो अष्टछाप के कवियों की अगर बात किया तो ये कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए कवि हैं। 8 कवि हैं, जिनमें से 4 कवि जो हैं वो गोस्वामी वल्लभाचार्य के, मतलब गोस्वामी विट्ठलनाथ के हैं, और 4 कवि उनके पिता गोस्वामी विट्ठलनाथ के, वल्लभाचार्य जो कि सूरदास के गुरु थे, उनके 4 शिष्य थे। ठीक है, तो सबसे विद्वान जो आदमी थे अष्टछाप में, मतलब सबसे प्रमुख, उनका नाम था सूरदास। सूरदास की रचनाओं की बात किया तो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली इनकी रचनाएं हैं। दूसरे विद्वान हैं अष्टछाप में, उनका नाम है कुंभन दास, इनके फुटकर पद मिलते हैं। तीसरे जो विद्वान हैं शामिल थे कवि कृष्ण कवि, उनका नाम है परमानंद दास, परमानंद सागर उनकी रचना है। चौथे जो कवि हैं अष्टछाप में शामिल, उनका नाम है कृष्णदास, उनकी रचना है जुगल भानुचरित और भ्रमर गीत, इसके अलावा प्रेम तत्व। इसके अलावा जो 5वें विद्वान हैं जो कि अष्टछाप के कवि हैं, उनमें नाम आता है नंददास का, उनकी रचना है रास पंचाध्यायी और भंवर गीत। ठीक है, छठे विद्वान जो शामिल हैं अष्टछाप के कवियों में, उनका नाम है छीत स्वामी, जिनके फुटकर पद मिलते हैं। और
सातवें जो विद्वान हैं उनका नाम है गोविंद स्वामी, उनके भी फुटकर पद मिलते हैं। और आठवें जो हैं यानी लास्ट जो कवि शामिल हैं उनका नाम है चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की बात की जाए तो इनकी रचना द्वादश पैज रचना शामिल है, मतलब द्वादश पैज और हितजू कोमंगल, ये सारी रचनाएं जो हैं ये इनकी लिखी गई हैं गो चतुर्भुज दास की। तो कुल मिलाकर के ये जो है रचनाएं जो है खास करके ये अष्टाप के कवि जो लिख रहे थे ये कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड थे, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, समझ में आ रही चीज़ें, तो आपको लगभग समझ में आ गई होंगी अष्टाप के बारे में। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे अच्छा प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है कि रीतिकाल की विशेषताएं बताइए, प्रमुख विशेषताएं। तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो रीतिकाल के बात की जाए तो इस काल के कवियों ने श्रृंगार को रसराज कहा और उसकी वैसी प्रधानता भी दी खासकर श्रृंगार को। और काव्य में आप देखिएगा रीतिकाल के तो श्रृंगार की प्रधानता आपको मिलेगी। अच्छा, रीतिकाल 3 खंडों में बांटा गया है, एक तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, 3 खंड हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी विशेषता इसकी ये है भाई कि साहित्य निर्माण के साथ साथ रीतिकाल में रस, अलंकार और भी जो काव्य के अंग रहे हैं उन पर विस्तार से लिखा गया है रीति काव्य में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे इस काल की कविताओं में लक्षण और उदाहरण देने वाली कविताएं भी अधिक लिखी गई हैं जो कि खास करके रीतिबद्ध परंपरा से जुड़ी रहीं। तीसरी विशेषता इसकी ये लिख सकते हो कि कवित्त, सवैया, दोहा इन सभी छंदों का खूब प्रयोग हुआ है और कवित्त विशेष करके वीर रस के लिए प्रयोग किया जाता था रीतिकाल में, और सुंदर मतलब श्रृंगार रस के लिए खास करके सवैया और जो है करुण श्रृंगार रस और करुण रस के लिए सवैया छंद का प्रयोग होता था। जबकि आप देखते हैं वीर रस के लिए कौन सा, वीर रस के लिए कौन सा भाई कवित्त जो छंद है उसका प्रयोग होता था और बाकी दोहा छंद इन सभी का प्रयोग होता था, ठीक है। चौथी विशेषता आप ये लिख सकते हो जो है रीतिकाल की कि बिहारी ने दोहे की कला का चरम विकास दिखलाया है और बिहारी के दोहे ने गागर में सागर भरने का काम किया, तो ये भी रीतिकाल की विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा रीतिकाल की भाषा में ब्रज और अवधी का मिश्रण पाया जाता है। मुगल मानी दरबारों में खास करके फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग दिखाई देता है। कवियों में कला के प्रति विशेष रुचि दिखलाई देती है इस समय। इसके अलावा अगली विशेषता आप लिख सकते हो कि यह काल भाव की अपेक्षा कला प्रधान कहा जा सकता है। इसमें जो अलंकार, रस, छंद इनमें आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा, भाव उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा लेकिन कला अच्छी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा सातवीं विशेषता ये लिख सकते हैं कि भाई इस काल के जो जितने भी कवि हुए हैं वो राजाश्रित कवि थे, खास करके चूँकि आदिकालीन से ही वही परंपरा आ रही थी, तो कुछ लोग एक प्रकार से रीतियों से मुक्त होकर के रचना लिख रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी राज्याश्रित काव्य लिख रहे थे और आश्रयदाता को खास करके अपना मसीहा समझते थे और उन्हीं के बारे में लिखा करते थे, चूँकि वहीं से उनको खाने पीने की वस्तुएँ भी प्राप्त होती थी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हो गया रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएँ जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 6ठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का परिचय दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का परिचय दीजिए, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कौन कौन से विद्वानों का नाम आता है। तो सबसे पहला नाम आता है किसका भाई, उनका नाम है खास करके उनका क्या नाम है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, गारसा दत्तासी, ठीक है, या गार से दत्ता जिसको आप बोलते हैं, गारसा दत्तासी उनका नाम है। फ्रांसीसी विद्वान थे, सबसे पहला इतिहास उन्होंने लिखा, हिंदी साहित्य का लिखने का प्रयास किया। उनकी रचना है कौन सी रचना है, हस्तवार द ला लिटरेतुर एंदोए हिंदुस्तानी, ऐसी रचना है उनकी। तो 1899 विक्रमी में यानी संवत 1899 विक्रमी में पहला भाग प्रकाशित हुआ और संवत 1903 विक्रमी में दूसरा भाग प्रकाशित हुआ उसका, खास करके उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ था, मतलब इसी समय में 1903 ईस्वी तक आते आते। तो और 1899 में आपको बता दूं कि ये पहला एक प्रकार से फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये पहले विद्वान थे। दूसरे विद्वान कौन आते हैं, शिव सिंह सरोज आते हैं। शिव सिंह सरोज जो है, अच्छा संवत को सन में बदलने के लिए आप उसमें से 57 घटा देंगे तो संवत में लिखी गई जो अंक हैं वो आपके सन में बदल जाएंगे, ठीक है। तो संवत 1940 ईस्वी में शिव सिंह सरोज की रचना हुई। फिर इसके बाद में आते हैं तीसरे विद्वान, उनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का नाम है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान,
ठीक है। तो ये रचना संवत 1946 में छापी गई, ठीक है, प्रकाशित हुई। तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन है। चौथे विद्वान आते हैं मिस्र बंधु विनोद, ठीक है। तो मिस्र बंधु विनोद जो रचना है मिस्र बंधुओं ने लिखी और 1903 मतलब 1900 ईस्वी में विक्रम मतलब कि संवत 1900 विक्रमी में आप देखिएगा तो 3 भाग जो है इसके प्रकाशित हुए थे मिस्र बंधु विनोद के। और अगली जो रचना है हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के वो एडविन ग्रीव्स ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर उन्होंने लिखा। 1915 विक्रमी में उसका प्रकाशन हुआ। इसके अलावा आप देखिएगा और भी तमाम सारे विद्वान हैं उन्होंने लिखा, जैसे कि AC के उन्होंने लिखा, ठीक है। FC के महोदय ने लिखा था ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, संवत 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास था हिंदी साहित्य को लिखने का, और आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का सबसे पहला काल विभाजन उन्होंने ही प्रस्तुत किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने। और खास करके उनका जो प्रकाशन है खास करके वो संवत 1916 विक्रमी में प्रकाशित हुआ। उनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी भाषा और साहित्य का के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास है, खास करके बड़ा फेमस ग्रंथ है और सभी हिंदी के स्टूडेंट के पास लगभग होना भी चाहिए। तो ये एक प्रकार से हिंदी साहित्य के कुछ काल विभाजन के बारे में जो इतिहास लेखक हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न आपका आ चुका 7वां नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है आधुनिक काल के विभिन्न कालखंड बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो आधुनिक काल में कई सारे खंड हैं, आपको पता होगा। आधुनिक काल को हम लगभग 4-5 खंडों में बांटते हैं। सबसे पहला काल कौन सा आधुनिक काल में? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की बात की जाए तो 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय काल है उसको हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आता है आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है 1900 से प्रारंभ होता है और 1918 तक आप मान सकते हो द्विवेदी युग। 1918 से आपको बता दूं कि छायावाद की शुरुआत होती है। 1936 तक छायावादी रचनाएं लिखी गई। 1936 के बाद आप देखिएगा 1936 से लेकर के 1943 तक का जो समय काल है ये आपका रहा है प्रगतिवाद का समय। और खास करके प्रगतिवादी संघ लेखक संघ का स्थापना भी हो चुकी थी 1935 में। उसके बाद में आप देखिएगा 1943 ईस्वी में चूंकि प्रकाशन हुआ किसका भाई? तार सप्तकों का प्रथम प्रकाशन हुआ। पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ आज्ञे के द्वारा। तो प्रयोगवाद की शुरुआत यहीं से हो जाती है 1943 से, और 1951 तक जो है ये चलती रहती है एक प्रकार से प्रयोगवाद जो कालखंड है हिंदी में। और 1951 ईस्वी के बाद में समकालीन साहित्य के नाम से जानते हैं आप तक के इतिहास के हिंदी साहित्य को। तो एक प्रकार से आधुनिक काल जो हिंदी साहित्यकार है इसको हम इस प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही चीज़ें। तो ये हो गए आपके थोड़ा सा चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमने इसको समझा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 8वां नंबर प्रश्न है 4 छायावादी कवियों का नाम लिखिए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 4 छायावादी कवियों का नाम बताइए भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 4 छायावादी कवियों के नाम बताइए। बताएं भाई, 4 छायावादी कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम भी बताइए। तो प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। और प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, पंत को विष्णु कहा जाता है छायावाद का, और खास करके महेश कहा जाता है निराला जी को छायावाद का, और दुर्गा कहा जाता है हिंदी में खास करके महादेवी वर्मा जी को। तो खास करके ये लोग छायावाद के 4 स्तंभ हैं जो कि एक प्रकार से पिलर का काम करते हैं, और छायावाद रूपी छत जो है इन्हीं पर टिका हुआ है, इन्हीं 4 पिलर पर। तो इन्हीं 4 लोगों के बारे में जान लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की बात की जाए तो इनकी रचना आप लिख लीजिएगा उर्वशी, कारण कुसुम, लहर, आंसू, ये सब रचनाएं किसकी हैं? ये सब रचनाएं जयशंकर प्रसाद की। तो पहले विद्वान हो गए जयशंकर प्रसाद। दूसरे विद्वान छायावाद के कौन से हैं? निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर बात की जाए तो उनकी रचना कौन सी है भाई निराला की? अनामिका, परिमल, गीतिका, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? निराला की हैं। बड़ी फेमस रचनाएं हैं, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तीसरे विद्वान है आपके छायावाद के, उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी की बात की जाए तो इनकी रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत की रचना, जिसको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और अगले जो एक प्रकार से कवित्री हैं और लेखिका भी हैं उनका नाम है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी की बात की तो निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, ये सारी रचनाएं महादेवी जी की हैं जो कि बड़ी फेमस कवित्री मानी जाती हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा और बड़े अच्छे तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने देखा। अच्छा, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे? ठीक है,
तो स्वच्छंदतावादी प्रकृति का प्रभाव यहाँ पर पड़ा और प्रकृति का विभिन्न रूपों में वर्णन हुआ है, उदात्त और भी रूपों में आप देखते हैं प्रकृति का वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है, और नारी में सर्वदा मौलिक और नवीन रूपों का निदर्शन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। नारी के प्रति सहानुभूति है। ठीक है, और कलात्मक स्तर पर भाषा, शैली, गीत, बिंब, प्रतीक, नूतन और उत्कृष्ट प्रयोग भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो छायावाद एक प्रकार से खास करके सुप्रसिद्ध कवि थे, आलोचक थे मुकुटधर पांडे। उन्होंने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग उन्होंने ही किया था और ख़ास करके इसीलिए उसको छायावाद कहा गया। तो छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है और इसकी कई सारी विशेषताएं हैं और इसमें एकात्मवादी स्वर भी आपको दिखाई पड़ता छायावादी प्रवृत्तियों में, कि आप देखते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में अपनी दुख ही है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। तो कहीं ना कहीं पे छायावादी जो काव्य रहा है इसमें कई सारी एक प्रकार से विलाप की चीज़ें आपको दिखेंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। छायावाद के बारे में चीज़ें हो गई। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। प्रश्न है नागार्जुन से रिलेटेड। प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि नागार्जुन के किन्हीं 4 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई। तो नागार्जुन की बात की जाए तो नागार्जुन जो हैं ये प्रयोगवादी कविता के उन्नायक और प्रवर्तक माने जाते हैं। नागार्जुन 1911 ईस्वी में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मई महीने में इनका जन्म हुआ था। बिहार राज्य में जन्म हुआ था। जनपद पड़ता है दरभंगा यानी कि जिला। वहीं पर तरौनी नामक गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था नागार्जुन जी का। और इनके बचपन का नाम मूलनाथ, मतलब कि जो मूल नाम था वो बैजनाथ मिश्र था। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम गोकुल मिश्रा और माताजी का नाम इनकी उमा देवी था। और ख़ास करके आप देखेंगे तो ये जब मातृभाषा इनकी थी मैथिली और इन्होंने मैथिली में जो रचनाएं शुरू करी तो यात्री नाम से इन्होंने लेखन करना प्रारंभ किया। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनके कई सारे नाम भी हैं, जो है इनको नागार्जुन को बाबा भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नागार्जुन जी की रचना के बारे में आपसे पूछा गया तो इनके कई सारे काव्य संग्रह आपको पता होगा। जैसे इनका पहला काव्य संग्रह आप देखिएगा 1952 में प्रकाशित हुआ, चना जोर गरम। चना जोर गरम इनका एक काव्य संग्रह है, 1952 में प्रकाशन हुआ। उसके 1 साल के बाद में दूसरा इनका काव्य संग्रह युगधारा के नाम से प्रकाशित हुआ 1953 में। फिर 1959 ईस्वी में आप देखेंगे सतरंगी पंखों वाली काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ, तीसरा काव्य संग्रह। फिर चौथे काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ प्यासी पथराई आँखें शीर्षक से 1962 में। फिर लगभग आप देखते हैं 9 सालों के बाद में भस्मांकुर काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में तालाब की मछलियाँ काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ 1975 में। फिर लगभग आप देखते हैं 4 सालों के बाद में 1979 ईस्वी में गीत गोविंद शीर्षक से इनकी काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ। फिर मेघदूत काव्य संग्रह, ये सारे काव्य संग्रह इन्हीं के। विद्यापति के गीत, खिचड़ी विपल्लो, हमने देखा, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पत्रहीन, नग्नगाछ, कई प्रकार की चीज़ें। अच्छा, पत्रहीन नग्नगाछ पर आपको बता दूं 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था नागार्जुन जी को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और पुरानी जूतियों का कोरस जो है इनका लास्ट माना जाता है, 1983 में प्रकाशन हुआ इस काव्य संग्रह का। ठीक है, तो लगभग 14 से अधिक काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हुए हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 1952 से लेकर के 1983 तक इनके काव्य संग्रह बड़े ही प्रकार से प्रकाशित हुए हैं। और अच्छे तरीके से लेखन कौशल क्या, इन्होंने न केवल काव्य में ही रचनाएं लिखी बल्कि ये रचनाएं उपन्यास भी लिखा करते थे। उपन्यास में आपको मैं बता दूं कि उपन्यास में रतिनाथ की चाची 1948 में, बलचनमा लिखा, बाबा बटेश्वर नाथ लिखा, कई प्रकार के रचनाएं इन्होंने लिखी। दुखमोचन, वरुण के बेटे, ये सब उपन्यास भी लिखा, संस्कृत काव्य लिखा, बाल साहित्य कई सारे मिलते हैं इनके। तो नागार्जुन की ये सारी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने। अगला प्रश्न सुदामा प्रसाद पांडे, धूमिल जिनका उपनाम है सुदामा प्रसाद पांडे का, तो इनके 3 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। और इनकी मुख्य रूप से 3 प्रमुख रचनाएं ही फेमस हैं और उनके बारे में आपको जानना भी चाहिए। 3 प्रमुख रचनाएं इनकी बड़ी फेमस रचनाएं मानी जाती हैं, किसकी? सुदामा प्रसाद पांडे जी की। और सुदामा प्रसाद पांडे जी की बात की तो प्रगतिवादी काव्य के प्रख्यात कवि रहे हैं ये सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी। और इनका जन्म हुआ था 9 नवंबर को 1936 ईस्वी में। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। वाराणसी के नज़दीक आपको पता होगा एक पांडेपुर नाम का पड़ता है गांव, उसी पांडेपुर में, मतलब पांडेपुर का एक खेवली गांव है, पांडेपुर में है। पांडेपुर बड़ा गांव है।
तो मतलब अब तो गांव नहीं कस्बा टाइप का हो गया। तो पांडेपुर में खेवली गांव पड़ता है। उसी खेवली गांव में सुदामा प्रसाद पांडे जी का जन्म हुआ था, धूमिल जी का। इनके पिताजी का नाम शिवनायक पांडे था, माता जी का नाम श्रीमती जो है रजवंती देवी था। और माता पिता की पांचवी संतान थे। ग्राम्य जीवन की करुणा से अभिभूत धूमिल का खेवली के प्रति अनन्य अनुराग था, लगाव था अपने ग्राम के प्रति इनका। और यही कारण है कि वो ग्राम खेवली की दयनीय और भयानक स्थिति का चित्रण जो है अपनी कविताओं में आप देखते हैं करते रहते हैं। ठीक है। और आप देखिएगा कि 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का देहांत हो गया था। शिवनायक पांडे जी का देहांत हो गया था, निधन हो गया था उनका, जब सुदामा प्रसाद पांडे जी मात्र 12 वर्ष की अवस्था में थे। तो यानी कि आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना इन्होंने करा है और एक प्रकार से निरंतर घर का बोझ भी इन्हीं को ढोना पड़ा। लगातार आप देखते हैं तो जब कोई मुखिया घर का मर जाता तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है उनको, वहाँ के बाल बच्चों पर, तो सेम वही लोड इन पर भी पड़ा। लेकिन फिर भी एक प्रकार से बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं हिंदी साहित्य के सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। और उनकी रचनाएं बड़ी फेमस है। पहली रचना इनकी बड़ी फेमस है, काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक जो रचना इनकी प्रथम काव्य करती है, पहली काव्य रचना इनकी है, 1972 ईस्वी में प्रकाशन में आई। और 1975 ईस्वी में इस रचना को मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद के द्वारा मुक्तिबोध पुरस्कार प्रदान किया गया था। संसद से सड़क पर, मतलब संसद से सड़क तक रचना जो है, इस पर मुक्तिबोध पुरस्कार मिला था इनको मध्य प्रदेश शासन द्वारा। ठीक है। दूसरी जो इनका काव्य संग्रह रचना है वो है कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी रचना, 1977 में। और खास करके दूसरी काव्य कृति इनकी है 1979 ईस्वी में। इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कल सुनना मुझे पर। इसके अलावा सुदामा प्रसाद पांडे का प्रजातंत्र लिखा, तीसरी रचना। कौन सा? सुदामा प्रसाद पांडे का प्रजातंत्र 1948 में प्रकाशित, या धूमिल की सर्वाधिक चर्चित कृति है। और सुदामा पांडे जो है धूमिल जी की बात की है तो अनेक कविताएं लिखी इन्होंने, गीत लिखा, निबंध लिखा, कहानियां लिखी, डायरियाँ भी लिखी हैं इनकी। लेकिन कुछ चीज़ें प्रकाशित हैं, कुछ नहीं प्रकाशित हैं। और ख़ास करके इनकी ये 3 रचनाएं बड़ी फेमस हैं जो कि आपको आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी हैं। आपके पाठ्यक्रम में इनकी रचना मोचीराम कविता संकलित है। तो मैंने पढ़ाया नहीं है शायद इस मोचीराम कविता को, लेकिन फिर भी मैंने बताया ज़रूर था। और भी रचनाएं इनकी पाठ्यक्रम में आपके संकलित हैं, जैसे रोटी और संसद इनकी एक कविता है, संकलित है, बड़ी अच्छी कविता, छोटी सी कविता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है और ना ही रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। ठीक है। मैं पूछता हूँ, या तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये कल सुनना मुझे से ही है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है इसको। ठीक है। तो उसी काव्य संग्रह से है। तो ये एक प्रकार से आपकी रचनाएं जो थी सुदामा प्रसाद पांडे जी की, उसके बारे में मैंने बताया। अब अगला जो प्रश्न आपका होगा लघुत्तरीय टाइप का होगा, खंडवा में आपको लिखना है, 200 शब्दों में प्रश्न का उत्तर आपको लिखाने के लिए बोला जाएगा। और इसी अति लघुत्तरीय प्रश्नों में, मतलब लघुत्तरीय प्रश्नों में आपको बता दूं कि जो आपके व्याख्या वाले प्रश्न होते हैं वहाँ भी पूछे जाते हैं। तो व्याख्या वाले प्रश्नों के लिए मैं एक बात आपको बताऊंगा कि व्याख्या मैंने पूरी करवा दी है, तो व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। कुछ व्याख्याएं शुरुआत की देख लीजिएगा, भक्ति काल की, तुलसीदास की एक आध देख लीजिएगा जो रामचरितमानस के बारे में बताया है, और बिहारी लाल के एक दोहा देख लीजिएगा, और कबीरदास के दोहों को देख लीजिएगा, और एक आदिकाल से, मतलब एक कवि को आप आदिकाल से पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा, एक भक्ति काल से, और एक आप पढ़ लीजिएगा छायावाद से। ठीक है। और इसके अलावा भारतेंदु जी के बारे में उनके निज भाषा उन्नति है वाला पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और मेरे हिसाब से तो आप एक बार मुक्तिबोध या नागार्जुन में से एक लोगों को पढ़ लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद का एक पढ़ लीजिएगा, तो बस आपका इतना में लगभग आपका मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। बाकी मैंने व्याख्याएं सबकी करवा दी हैं, तो आप लोग वीडियो पढ़ी हुई हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है। अभी तक जब आपकी परीक्षा नज़दीक आए तभी आप लोग एकदम से तैयार होते पढ़ने के लिए। मैं तो कहता हूं कि भाई मैंने लगभग, अब आप फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा भी दे रहे हो, सेकंड सेमेस्टर की सारी वीडियोस अवेलेबल है प्ले लिस्ट में, BA करेकर यूट्यूब चैनल पर, मेरा ही चैनल है BA करेकर यूट्यूब चैनल, उस पर प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में सारे जो है पूरा बिल्कुल फ्री में सारी क्लासेस सेकंड सेमेस्टर की अपलोडेड हैं। तो जैसे ही आपकी परीक्षा संपन्न हो, सेकंड सेमेस्टर की वीडियो जा करके BA करेकर यूट्यूब चैनल से आप जा करके पढ़िए आराम से, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई सारी वीडियोज़ को देख डालिए, ताकि आप जब आपकी परीक्षा का अंत समय आए तो मैं जो कुछ बताऊं आपको तो समझ में चीज़ें आ जाएं, पहले से आपको पता हो। तो आप वेट मत करिए कि पेपर कब हो जाए, कुछ पता नहीं है,
तो इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी प्रारंभ करते रहिए। और चूंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ है, लगातार आप फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दिए नहीं कि सेकंड सेमेस्टर की वीडियोस आपके लिए मिली है यूट्यूब पर, आप आसानी से पढ़िए। मुश्किल से मेरी अगर कोई व्यक्ति 5 से 6 वीडियो देख लेता है तो उसको फेल दुनिया का कोई टीचर कर ही नहीं सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने मन लगा करके वीडियो देखा है, निश्चित तौर पर आप 70% से ऊपर नंबर लाओगे। सारे के सारे प्रश्न वही आने हैं, तो आपको चिंता करना, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। आपके चैनल पर तमाम प्रकार की वीडियोस आपको मिल ही जाती हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट और बीए क्रैकर पर। तो दोनों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चले, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका कि शोध का अर्थ और परिभाषा दीजिए। प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपका आता रहता है। तो शोध के बारे में आपको बताऊं तो शोध शब्द का जो अर्थ होता है, अंग्रेजी में शोध को क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं। तो री माने होता दोबारा और सर्च माने होता है ढूंढना। तो दोबारा से किसी चीज़ को ढूंढना या नए उद्देश्यों को प्राप्त करना, ये कहलाता है आपका रिसर्च, ठीक है। तो कुल मिलाकर के शोध की अलग अलग मतलब कि शोध को मतलब हिंदी में और तमाम प्रकार के नामों से हम जानते हैं, जैसे कि अनुसंधान भी बोल देते हैं शोध को, और इसके अलावा गवेषणा भी बोल देते हैं, खोज कहते हैं शोध को ही, अन्वेषण भी कहते हैं, मीमांसा कहते हैं, अनुशीलन भी बोलते हैं, परिशीलन भी बोलते हैं, आलोचना भी बोल देते हैं हिंदी साहित्य में, मतलब हिंदी साहित्य में खास करके शोध के बारे में हम। तो शोध के कई सारे नाम हैं, अंग्रेजी में रिसर्च बोलते हैं उसको, ठीक है। तो शोध की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है। आचार्य विमल मोहन वर्मा कहते हैं शोध की परिभाषा को देते हुए कि नए शोध, जो शोध होते हैं वो नए तथ्यों की खोज की, मतलब नए तथ्यों की खोज ही नहीं होते हैं कि केवल नए तथ्यों की अगर हमने खोज कर ली तो मात्र वही शोध हो गया। उसकी तर्क सम्मत व्याख्या भी आपको करनी पड़ेगी। जो आपने शोध निकाला है वो कैसे निकाला है और वो किस लिए उपयोगी होगा, ये चीज़ें भी आपको बतानी पड़ेंगी। दूसरे विद्वान आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, वो कहते हैं कि अनेकता में एकता की सिद्धि ही सत्य है और इसी का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार। अतः शोध का यह रूप सत्य की उपलब्धि अथवा आत्मा के साक्षात्कार के अधिक से अधिक निकट होता है। यानी एक प्रकार से शोध का सत्य की उपलब्धि, यानी कि जो चीज़ें अभी तक शोध नहीं हुआ किसी मुद्दे पर, उस पर आप खोज करके और उसके बारे में सत्यता की जांच करें, परख करें, ठीक है। तो इस प्रकार से शोध के बारे में लोगों ने बताया। इसके अलावा आप देखते हैं शोध के बारे में स्पार और स्वेंसन महोदय कहते हैं कि कोई भी विद्वतापूर्ण शोध ही सत्य के लिए, तथ्यों के लिए, निश्चितताओं के लिए एक अन्वेषण का कार्य करता। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि बोधपूर्ण तथ्यान्वेषण और यथासंभव प्रभूत सामग्री संकलित करके सूक्ष्मतर विश्लेषण, विवेचन और नए तथ्यों की, नए सिद्धांतों की, इन सभी का उद्घाटन की प्रक्रिया या इन सभी कार्य को अगर हम बोले इनकी, तो उसी को हम शोध बोलते हैं। इन सब चीज़ों को, यानी नई चीज़ों के बारे में, एक बार किसी मुद्दे पर रिसर्च हो चुकी है, दोबारा से उस पर रिसर्च करके कोई नए तथ्य आप अगर आप निकाल लेते तो वो भी एक प्रकार से शोध ही माना जाएगा। शोध की कई सारी विशेषताएं होती, कई सारी विधियां भी होती हैं शोध की। मुख्य रूप से 3 प्रकार की विधियों में बांटा है बेस्ट और काहन महोदय ने शोध को। पहली तो ऐतिहासिक शोध विधि, दूसरी वर्णनात्मक या विवरणात्मक शोध विधि और तीसरी होती प्रयोगात्मक शोध विधि, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और कई सारी पद्धतियाँ होती हैं इसकी शोध की, जैसे सर्वेक्षण पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, समस्या मूलक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, वर्गीय अध्ययन पद्धति, क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, आगमन पद्धति, निगमन पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, काव्य शास्त्रीय पद्धति, समकालीन मतलब समाजशास्त्रीय पद्धति, भाषा वैज्ञानिक पद्धति, शैली वैज्ञानिक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अच्छा, शोध के अंग में आपको बता दूं कि जैसे सबसे पहले विषय का निर्धारण कर लो कि किसका शोध करना है, फिर उसके बाद में समस्या क्या है शोध की, उसको थोड़ा सा क्लियर कर लें, समस्या समाधान कर लें, फिर उसके बाद में संबंधित साहित्य का व्यापक तरीके से सर्वेक्षण कर लें, फिर परिकल्पना का निर्माण कर लें। ये सब शोध के अंग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा शोध की रूपरेखा तैयार कर लें, तथ्यों का संकलन कर लें, परिकल्पना की जांच कर लें, सही है या गलत है, तथ्यों का विश्लेषण कर लें और व्याख्या कर लें, क्या तथ्य हमारे जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, सही है, इसके लिए शोध प्रतिवेदन तैयार कर लें उसके बाद में। तो ये सब शोध के विभिन्न अंग होते हैं जिसके माध्यम से शोध आगे बढ़ता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार से शोध के बारे में चीज़ें हो गई। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, दूसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है, प्रश्न क्या पूछा गया भाई, प्रगतिवाद के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रगतिवाद की विशेषताएं बताइए। तो प्रगतिवाद की बात की जाए तो प्रगतिवाद का आरंभिक स्वरूप सबसे पहले छायावादी कवियों में ही आपको दिखाई पड़ जाएगा। पंत की रचना जो है युगांत, उसमें आप देखते हैं छायावाद के अंत की घोषणा करके युगबाड़ी में आप देखिएगा जनवादी विचारधारा को स्वीकार किया गया है।
दूसरे कवि आप निराला आपको देखिएगा, निराला जो भाव भाषा और शैली का प्रयोग करते हैं उसमें लगातार नवीनता आपको देखने को मिलती है। उनकी रचना आप देखते हैं भिक्षुक, आप पढ़िएगा कभी, भिक्षुक रचना आपने पढ़ा होगा अगर शायद बचपन में ही, चौथी या पाँचवीं में वो कविता संकलित थी कि वह आता दो टूक कलेजे का करता पछताता पथ पर, पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहा एक लकुटिया टेक, मुट्ठी भरदाने को भूख मिठाने को मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे का करता पछताता पथ पर। साथ दो बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फैलाए, दाएं से उमलते हुए पेट को चलते बाएं से उमलते हुए पेट को चलते दाहिना दया दृष्ट पानी की ओर बढ़ाए, भूख से सूख ओठ जब जाते दाता भाग विधाता से क्या पाते, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते। तो इस प्रकार से ये भिक्षुक जो रचना है कहीं ना कहीं पे इसमें आप देखिएगा। इसके अलावा कुकुरमुत्ता रचना में, इसके अलावा आप देखते हैं और भी तमाम सारी रचनाएं हैं जो कि खास करके पूंजीवाद की निंदा उसमें आपको दिखाई पड़ेगी। कुकुरमुत्ता में तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। और कुकुरमुत्ता रचना और एक उसमें शुरुआत होती कि अबे सुन बे गुलाब, ठीक है, गुलाब और कुकुरमुत्ते से तुलना होती है। तो प्रगतिवादी जो चेतना है, जो विचारधारा है, वो छायावाद के कवियों से ही आपको दिखाई पड़ती है। और उसके बाद में आप देखते हैं इसमें कई सारे विचारक आते हैं छायावादी कवि के बाद में, खास करके प्रगतिशील कवि में डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रांगे राघव, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, और इसके अलावा जो है मलखान सिंह सिसोदिया, भैरव प्रसाद गुप्त, शिवमंगल सिंह सुमन, और तार सप्तक के कवियों में आपको पता होगा मुक्तिबोध हो गए। इसके अलावा तो प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पूछी गई हैं आपसे एग्जाम में, तो एग्जाम में ये प्रश्न आपका ज़रूर आ सकता है कि प्रगतिवाद, चूँकि आप देखते बहुत सारे खास करके उस समय की तत्कालीन चीज़ों के बारे में बता रहा था। प्रगतिवाद में जो भी चिंतक हुए हैं, मतलब प्रगतिवादी विचारधारा आपको पता होगा विश्व साहित्य में भी आपको उस समय आ रही थी जिस समय हिंदी साहित्य में आई। हिंदी साहित्य में आप देखिएगा प्रगतिवादी जो विचारधारा आपको दिखेगी उसमें खास करके शोषक और जो शोषित वर्ग है, इन दोनों के एक प्रकार से संघर्ष की कहानी आपको दिखेगी प्रगतिवाद में। और उसी को लेकर के सारे लेखक जो हैं और जो कवि हैं वो रचनाएं लिख रहे थे। तो प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों के बारे में हमको समझना है। तो पहली विशेषता इसकी ये है भाई कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष इसमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिएगा यथार्थवाद पर बल भी दिया गया है इस रचना में। और इसके अलावा विश्व बंधुत्व की भावना भी दिखाई पड़ती, तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता आप ये लिख दीजिएगा कि साम्राज्यवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भावना दिखाई पड़ता है, ठीक है। और ख़ास करके आप देखते हैं उसमें कहा भी गया कुकुरमुत्ता रचना में कि अबे सुन बे गुलाब भूल मत कर, मतलब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, यानी कि ये कहाँ से आपको मिला है, जो खुशबू मिली है वो कहीं ना कहीं पे आपसे जो आज पूंजीपति वर्ग है, जो एक अमीर व्यक्ति है, उसकी अमीरी का कारण क्या है, वो अमीर आज इसलिए है चूँकि जो मजदूर वर्ग है उसका साथ दिया और उसकी फैक्ट्री आगे बढ़ी। और मार्क्सवाद कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा प्रगतिवादी लेखकों पर, रचनाओं पर आपको दिखेगा। तो प्रगतिवादी में मार्क्सवाद एक प्रकार से खूब अच्छे तरीके से आया हुआ है। तो अगली विशेषता आप लिख सकते हैं भाई इसकी शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति है, क्रांति का आह्वान भी आपको दिखेगा, ठीक है। कहा भी गया कि केदारनाथ जी कहते हैं कि हे दधीची शक्ति का डंका बजाओ शांति का उल्लास में सूरज उगाओ। इस प्रकार से आप देखिएगा कि और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। युग के अनुकूल परिवर्तन और नवनिर्माण की आकांक्षा भी दिखाई पड़ेगी प्रगतिवादी लेखकों में, रचनाओं में। इसके अलावा मानवीय शक्ति पर दृढ़ आस्था भी दिखेगी आपको, नारी स्वतंत्र की पुकार भी आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रगतिवाद की विशेषताओं में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। हालांकि तो प्रगतिवाद की विशेषताओं में इतनी चीज़ें अगर आप लिख देंगे तो बहुत हो जाएगा आपका, ठीक है। उसमें आप देखते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष दिखाई पड़ता है, इसके लिए आप देखते हैं कि भोली भाली जनता को अपने जाल में जो फंसा लेते हैं, फिर उनका शोषण करते हैं। जैसे कि सड़े घूर की गोबर की बदबू से दबकर महक जिंदगी के गुलाब की मर जाती है। तो ये उन्होंने खास करके ये वही शेर है उसी समय का प्रगतिवादी ही कि सड़े घूर की गोबर की बदबू से दब करके महक जिंदगी गुलाब की क्या हो जाती है, मर जाती है,
ठीक है। देख कि देश में भुखमरी फैली है, दरिद्रता है, आम आदमी की कमर तो एक प्रकार से एकदम से टूट गई है इसी दरिद्रता को झेलते झेलते। और एक वर्ग है जो कि अमीर होता जा रहा है लगातार, एक वर्ग है जो कि बहुत गरीब होता जा रहा है लगातार। तो ये अमीर और गरीब के बीच का जो संघर्ष है ये दिखाता है, प्रगतिवादी साहित्य की विशेषताएं दिखाती हैं, प्रवृत्तियां दिखाती हैं। तो यही है प्रगतिवाद और यही है प्रगतिवादी साहित्य। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें कहते भी है कि निराला जी की रचना जो है खास करके क्या नाम है उस रचना का, अभी मैंने आपको उसकी कविता भी बोली थी बीच में, भिक्षुक कविता। उसमें कहता कि वह आता दो टूक कलेजे का करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहा एक लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंहफटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे का करता पछताता पथ पर। साथ दो बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फैलाए, बाएं से विमलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्ट पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। तो एक प्रकार से ये शोषित वर्ग जो है, यानी जो एक प्रकार से जो शोषण कर रहा है और जिसका शोषण हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है उसकी स्थिति का एक प्रकार से बड़ी सजीवता से चित्रण आपको मिलेगा प्रगतिवादी साहित्य में। तो ये विशेषताएं हैं प्रगतिवाद की। अगला जो प्रश्न आपका है, विद्यापति की रचना संसार पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से आ चुका है विद्यापति के बारे में। विद्यापति जी की बात किया तो ये आदिकालीन कवि हैं विद्यापति, और खास करके इनका जन्म हुआ था मिथिला में, वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ता है मिथिला। दरभंगा जिले के एक बिस्पी नामक ग्राम है, गढ़ बिस्पी या बिस्पी, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और ख़ास करके अब देखिएगा तो विद्यापति की अगर बात की जाए तो विद्यापति खास करके ये इनके बारे में कई मतलब चूँकि ये कई भाषाओं में रचनाएं लिखते थे, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो लोग मुख्य रूप से 3 भाषा में आपको मिलेंगी। ठीक है, चूँकि ये संस्कृत के भी अच्छे विद्वान हैं, प्राकृत के भी अच्छे विद्वान थे और अपभ्रंश के भी विद्वान थे। तो इनकी कुछ रचनाएं संस्कृत में हमको प्राप्त हुई हैं, कुछ रचनाएं अवहट्ट की, कुछ मैथिली की भी मिली हैं। ठीक है, तो अवहट्ट या अपभ्रंश की बात की जाए तो बात एक ही है वो। तो संस्कृत की जो रचनाएं हैं उनमें 12 रचनाएं जो हैं वो खास करके बड़ी मानी जाती है, प्रमाणिक मानी जाती है। मतलब प्रमाणिक क्या, वो मिलती है हमको, जो कि एक प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली रचना आप लिख लीजिएगा, भू परिक्रमा। ठीक है, ये रचना विद्यापति की पहली रचना है। और गणेश्वर की मृत्यु के पश्चात जब देव सिंह शत्रु के भय से राज छोड़ करके नैमिषारण्य में रहने लगते हैं, तभी यह रचना उन्हीं को लक्ष्य करके लिखी गई है विद्यापति के द्वारा, भू परिक्रमा। और इसकी कथा को पौराणिक रूप प्रदान किया गया है। इसमें बलराम की भूमि की परिक्रमा का चित्रण है, जिस खास करके उसमें आप देखिएगा विशेष रूप से तो नैमिषारण्य से मिथिला तक का जो मार्ग में स्थित सभी तीर्थ हैं और जो नगर है उनका वर्णन आपको मिलेगा। और खास करके इतिहास और भूगोल दोनों का ज्ञान कराने वाली रचना है भू परिक्रमा। दूसरी रचना है पुरुष परीक्षा। तीसरी रचना है जो है लिखनावली। चौथी रचना है इनकी शैव सर्वस्व सार। पांचवी रचना है शैव सर्वस्व सार प्रमाणभूत पुराण संग्रह। छठी रचना इनकी है संस्कृत की गंगा वाक्यावली। सातवीं रचना है विभागा सागर। आठवीं रचना है दान वाक्यावली। नौवीं रचना है विद्यापति की दुर्गा भक्ति तरंगड़ी। और 10वीं रचना है संस्कृत की गया पत्तलक। 11वीं रचना है संस्कृत की वर्षकृत। और 12वीं रचना है संस्कृत भाषा में लिखी गई मणिमंजरी। मणिमंजरी जो रचना है एक नाटिका है और इसमें प्रमुख रूप से राजा चंद्रसेन और मणिमंजरी की कथा है। नायिका प्रधान नाटक है मणिमंजरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विद्यापति 12 ग्रंथों का प्रणयन जो है इन्होंने संस्कृत में किया था और उस समय भी संस्कृत भाषा विद्वानों की भाषा बन करके रह गई थी, जन सामान्य की भाषा संस्कृत नहीं थी। और चूंकि तो इसीलिए फेमस ग्रंथ इनके नहीं हुए, इन्होंने संस्कृत भाषा के स्थान पर अवहट्ट में उसके बाद में रचनाएं लिखने लगे। जब इनकी रचनाएं संस्कृत में उतनी फेमस नहीं हुई तो उसके बाद में इनकी रचनाएं अवहट्ट की खास करके 2 रचनाएं मुख्य रूप से फेमस हैं, एक तो कीर्तिलता और एक कीर्ति पताका। ये बड़ी फेमस रचना है इनकी। कीर्तिलता की बात की है तो कीर्तिलता जो रचना है इसमें महाराज कीर्ति सिंह का यशोगान किया गया है और साथ ही खास करके कीर्तिलता खास करके ऐतिहासिक तथ्य का भी उल्लेख करती हुई रचना प्रतीत होती है। कीर्ति सिंह के पिता का नाम था गणेश्वर, उसको असलान नामक किसी यवन ने छल कपट से मार करके मिथिला पर अधिकार कर लिया था और कीर्ति सिंह ने जौनपुर के सुल्तान की सहायता से प्रतिबद्ध का बदला लिया और असलान को युद्ध में मार करके मिथिला का राज्य प्राप्त किया था। तो उसी के बारे में पूरा कथानक ये है और नगर शोभा भी दिखाई गई है कीर्तिलता में। आप देखिएगा
जौनपुर मतलब जौनपुर शहर है, आपको पता होगा जौनपुर शहर जो है बनारस के पहले पड़ता है जौनपुर, और मतलब सुल्तानपुर के उधर, और सुल्तानपुर और जौनपुर मतलब सुल्तानपुर और बनारस के बीच में पड़ता है ये, ठीक है, जौनपुर। और इसके अलावा आपको बता दूं कीर्ति पताका जो इनकी रचना है अवहट्ट की या अपभ्रंश की दूसरी रचना है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका की बात की है तो महाराज शिव सिंह की प्रशंसा इसमें की गई है, और इसमें विशेष रूप से महाराजा शिव सिंह के युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन भी आपको मिलेगा। और कीर्ति पताका ग्रंथ में आप देखते हैं अवहट्ट के अतिरिक्त संस्कृत के श्लोक भी इसमें आपको दिखेंगे, और कहीं कहीं पर गद्यात्मक भावों की अभिव्यक्ति भी कीर्ति पताका में आपको दिखेगी। तो ये रचना इनकी है अवहट्ट की। इसके बाद में इनकी रचना कुछ मैथिली की भी रचनाएं हैं। मैथिली चूँकि इनकी मातृभाषा थी, तो मैथिली भाषा में विद्यापति के पद भी मिलते हैं कई सारे, जिनका संग्रह समय समय पर लोगों ने किया। यद्यपि इनकी संख्या लगभग 900 है पदों की, फिर भी इनमें पाठांतर प्राप्त होता है, और ख़ास करके यह पद जो इनके इकट्ठे हुए विभिन्न कालखंड में लिखे गए हैं, और इन्हीं पदों के आधार पर विद्यापति खास करके विद्यापति महिमा मंडित हैं। और इनमें एक और पांडित प्रदर्शन है, तो दूसरी ओर आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी की है। तो ये विद्यापति के बारे में कुछ चीज़ें थी मैंने आपको बताई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है बिहारी लाल का जीवन परिचय दीजिए। बिहारी लाल के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया। अच्छे विद्वान माने जाते हैं बिहारी लाल, ठीक है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे बिहारी लाल के बारे में। बिहारी जी की अगर बात की जाए तो बिहारी की एकमात्र रचना है हिंदी साहित्य में, और उसी को लिख करके अमर हो गई हिंदी साहित्य में, और एक अच्छा स्थान प्राप्त किया हिंदी साहित्य में। रीति सिद्ध काव्य परंपरा से जुड़े रहे, रीति काल के कवि हैं ये, ठीक है। ये सारे सब कुछ जानते थे, लेकिन रीति में बंद करके रचनाएं नहीं लिखा करते थे बिहारी जी। और बिहारी की अगर बात भी करें तो बिहारी जो हैं ये रीति सिद्ध काव्य परंपरा से जुड़े व्यक्ति हैं, और इनका जन्म हुआ था संवत 1652 विक्रमी में। ग्वालियर के राज्य में जन्म हुआ था, उसमें बसवा गोविंदपुर नाम का ग्राम है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म के 7-8 वर्ष के बाद में इनके वंशधर ग्वालियर छोड़ करके ओरछा जा करके बस गए थे, और वहीं पर बिहारी को केशव के ग्रंथों का अध्ययन करने का अवसर भी मिल चुका था। और कहीं न कहीं पे आप देखते हैं वहीं पर इनको हरिदास नामक एक बड़े महात्मा थे, उनको मतलब जो खास करके संवत 1683 विक्रमी से संवत 1741 विक्रमी तक निधिबन गद्दी के महंत रहे। और बिहारी खास करके इन्हीं के शिष्यत्व स्वीकार करते, इन्हीं के शिष्य थे, और इन्हीं के संरक्षण में संस्कृत, प्राकृत और भी भाषाओं का गंभीर अध्ययन इन्होंने किया। बिहारी ने खास करके कुछ समय तक रीति साहित्य के आदि कवि केशवदास के पास रह करके भी अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन 1664 विक्रमी के आसपास जब महाराज इंद्रजीत का वैभव नष्ट होने के कारण से केशवदास गंगा तट पर वास करने लगे, और बिहारी अपने पिता के साथ वृंदावन जाकर रहने लगे। इन्हीं दिनों शाहजहाँ नरहर दास जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आया, और बिहारी को अपने साथ आगरा ले जाता है वो। और शाहजहाँ के पुत्र जन्मोत्सव पर अनेक नरेश, अनेक राजा एकत्रित हुए थे, और वे सभी इनकी कविता पर इतने मुग्ध हो गए बिहारी के कि इनकी वार्षिक वृत्ति बढ़ा दी गई। और अपनी वृत्ति के लिए 1662 ईस्वी में जयपुर के महाराजा थे जय सिंह, उनके पास गए, तो महारानी चौहानी द्वारा प्रेरणा दिए जाने पर इनको खास करके महाराज के पास अपना दोहा भिजवा दिया गया। और इनका जो है एक प्रकार से दोहा था, उसमें था कि भाई नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बध्यो आगे कौन हवाल। तो कहीं न कहीं पे नई नई शादी हुई थी राजा की, और उन्हीं एक प्रकार से राजा जो जय सिंह थे उनकी नई नई शादी हुई थी, तो अभी वो कन्या ही थी जिसके साथ शादी, मतलब कि ज़्यादा उम्र भी उसकी नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा बिहारी लाल ने कि अली कली ही सौ बंधे आगे कौन हवाल, अभी अगर आपने अभी नई नई शादी हुई है, और अभी तो एक प्रकार से रानी का पूर्ण यौवन आया भी नहीं है, और फिर भी आप इतना लिप्त हो गए कामवासना से कि आप सारा राजपाट भूल गए। तो अब उनको चेताना था, तो सभी लोगों ने सोचा कि भाई बिहारी के दोहों के माध्यम से उनको कुछ बताया जाए। तो ये दोहा लिख करके बिहारी लाल का भेजा गया था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी कि जैसे जिस प्रकार से अभी कली अभी है, यानी कली है, फिर भी उस पर भंवरे एक प्रकार से बैठे ना, अली तो भंवरे अगर कली पर बैठेंगे तो कली एक प्रकार से बंद है, तो उतना अच्छा नहीं, जब फूल हो जाएगा तो क्या हाल होगा। यही कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अभी विकास भी नहीं हुआ इस समय, फिर भी जो है किस प्रकार से आप उसी भंवरे की भांति बंधे हुए हैं, जिस प्रकार से भंवरे कलियों के इधर उधर मड़राते रहते हैं। तो वो राजा को समझ में आ जाता है, और राजपाट के लिए पुनः वो जो है
आगे बढ़ते हैं और कदम बढ़ाते हैं। ये बिहारी लाल के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सस्सई, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और बिहारी गागर में सागर भरने के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। इनका इनका एक वो है, क्या बोलते, दोहा, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भुवन में करत है नैना नहीं सौबात। और तमाम प्रकार की रचनाएं इनकी हैं, जैसे कि इनकी रचना है या अनुरागी चित्त की, मतलब रचना नहीं दोहा है, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो बिहारी के दोहों ने खास करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी छाप छोड़ी हिंदी साहित्य में, और बिहारी निश्चित तौर पर एक रचना लिख करके हिंदी साहित्य की दृष्टि से अमर हो गए हैं। तो ये इतना लिख देंगे, बिहारी के बारे में बहुत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका जो आ चुका है वो है, प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जयशंकर प्रसाद की काव्य कला पर प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद जी की बात की जाए, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के उन नायकों में से एक है। छायावाद के 4 स्तंभों में उनका नाम बहुत आता है। और खास करके इनके भाव पक्ष की बात की, देखिए काव्य कला मतलब होता है 2 पक्ष, एक तो भाव पक्ष और एक कला पक्ष, ठीक है। तो जो भाव पक्ष है उनकी बात की जाए जयशंकर प्रसाद की, तो भाव का काव्य भावनाओं का अक्षय भंडार है। जीवन और जगत के अनेक कड़वे मीठे क्षणों का उन्होंने साक्षात्कार किया है प्रसाद जी ने। और खास करके प्रसाद जी के जो पाठक हैं, मतलब पाठक और श्रोता के लिए ग्राह बनाया है उनके जो काव्य हैं। और खास करके प्रसाद जी प्रधानता श्रृंगार और सौंदर्य के कवि भी माने जाते हैं, किंतु उनकी काव्य कृतियाँ और नाट्य गीतों में अनेक विध भाव सौंदर्य बिखरा पड़ा है। और उनके यौवन के चित्र आदर्श और संयत हैं। और काव्य का प्रारंभ श्रृंगार रस इनके होता है, शांत और करुण में वह परिणत होता है, मतलब आगे बढ़ता है। तो एक प्रकार से भाव पक्ष भी इनका जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ण विषय की दृष्टि से प्रेम, सौंदर्य, रहस्यात्मकता, प्रकृति प्रेम, राष्ट्रीयता, उदात्त मानवतावाद, अहिंसा और करुणा का संदेश, ये सब इनके प्रसाद जी के मूल में आप देख सकते हैं, ठीक है। और अद्भुत है इनका प्रस्तुतिकरण भी। ओके, आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये होगा इनका भाव पक्ष। दूसरा है कला पक्ष। कला पक्ष में सबसे पहली बात, अलंकार योजना इनकी बड़ी फेमस है। अलंकार योजना में एक प्रकार से ये खास करके माहिर माने जाते हैं, और अपने एक प्रकार से जो काव्य की अनुरूपता होती है उसके हिसाब से अलंकारों का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया इन्होंने, रूपक का प्रयोग किया, उत्प्रेक्षा का, उपमा का, श्लेष का, मानवीकरण, रूपत, संयुक्ति, विरोधाभास, इन सभी अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। और विरोधाभास के प्रयोग से अनेक जगह उन्होंने उक्ति में सौंदर्य भी ला दिया है, कहीं ना कहीं विरोधाभास का प्रयोग करके बड़े ज़बरदस्त तरीके से अलंकारों का सामंजस्य और मैनेज करते हैं उसको, ठीक है। दूसरा जो इनकी विशेषता है वो छंद विधान में भी दिखती है। छंद विधान में खास करके तुकांत, आतुकांत और भिन्न तुकांत जैसे अनेक प्रकार की छंद आप देखते हैं लिखते हैं प्रसाद जी। और आप देखिएगा कि इनके छंद जो हैं पारंगत छंद, मतलब कि छंद किस छंद का प्रयोग किस भाव के लिए कैसे करना है, इसमें बिल्कुल पारंगत है ये। और उनकी छंद योजना जो है सभी दृष्टि से निर्दोष मानी जाती है, मतलब कि किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है इनके छंद में। इसके अलावा भाषा भी इनकी बड़ी सरल है, कोमल है, माधुर्य है, सरसता मिलती है भाषा में, ठीक है। शब्द विधान की दृष्टि से उनकी भाषा संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त मानी जाती है, ठीक है। और कल्पना विधान भी इनमें ठीक ठाक है, ठीक है। और कई सारी चीज़ें हैं, लाक्षणिकता इनमें दिखती है। इनके जो है लक्षण में मतलब की लक्षण इनके ग्रंथों में आप देखिएगा, काव्य ग्रंथों में लाक्षणिकता दिखती है। लाक्षणिकता में उन्होंने एक प्रकार से खास करके जहाँ अभिव्यक्ति को विशिष्ट और चमत्कारिक बनाना हुआ है, उन्होंने अभिधा की अपेक्षा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करके लाक्षणिकता दिखाने का प्रयास किया। जैसे उन्होंने लिखा कि बाधा था विध को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। प्रतीकात्मकता भी देखने को मिलेगी जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में। लिखा कि भाई पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसले नौ कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि प्रसाद का काव्य
अनुभूति प्रधान तो है ही, उसके कला पक्ष में अभिव्यक्ति का प्रांजल प्राकर्ष भी विद्यमान है। उनकी काव्य कला औदात्य की गरिमामय ऊंचाइयों का स्पर्श करती है और वे एक असाधारण कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, और महान कलाकार की श्रेणी में आते हैं। और निश्चित तौर पर जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं, चाहे उनके नाटकों की बात की जाए या अन्य चीज़ों की बात की, जब आप उसको पढ़ेंगे निश्चित तौर पर आपको एकदम से उसमें डूब से जाएंगे। ठीक है, तो ये है प्रसाद जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के पास अपने इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लघु उत्तरीय प्रश्न आपके हो गए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो केवल 2 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। खंडसार के 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। महासंग्राम वीडियो देखेंगे तो इन प्रश्नों के आपको उत्तर मिल जाएंगे। इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? इसकी प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, ये प्रश्न आपका आना तय है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रयोगवाद की विशेषताओं के आधार पर अज्ञे की कविता का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। वहीं अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है कि मुक्तिबोध फैंटेंसी की कवि हैं, इस कथन के आलोक में अपना विचार स्पष्ट कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आप देखिए, चौथा नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है, तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है और सोदाहरण समीक्षा कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, ये प्रश्न हमेशा आता रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि निराला, ओज और पौरुष के कवि हैं, सोदाहरण सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न जो है आपके दीर्घ उत्तरीय में आपको दिखेंगे, जिनमें से 2 प्रश्न आपको करने होते हैं 500 शब्दों में दीर्घ उत्तरीय टाइप के होते हैं। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी में CCSU में देखिएगा, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में से जो भी पूछा जाएगा उसमें लिखा होगा। जरूरी नहीं कि ऐसे ही पूछा जाए। तो आप लोग क्या करेंगे, इन प्रश्नों को जो मैंने डिस्कशन किया है, ये प्रश्न तो यही आएंगे, लेकिन प्रश्न हो सकता है जो मैंने अति लघु उत्तरीय में दिया हो लघु उत्तरीय में पूछ लिया जाए, जो लघु उत्तरीय में दिया हो अति लघु उत्तरीय में, या जो लघु उत्तरीय में दिया हो दीर्घ उत्तरीय में आ जाए। तो एक प्रकार से ये थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर। बाकी आप लोग आसानी से पढ़िएगा। और मेरा मॉडल पेपर जो और पढ़े हुए हैं, जैसे कि उसमें मैंने व्याख्या वाले खंड को ही बताया है, प्ले लिस्ट वाले जो पहली वीडियो वो देख लीजिएगा। बाकी वीडियो जो और भी पढ़ी हुई उनको भी देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।